केंद्र में भी वोट चोरी के माध्यम से प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है। कई नेता जो वहाँ गए हैं, महेंद्रजीत मालविया, ज्योति मिर्दा सहित ऐसे कई बड़े नाम हैं जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए और अब धीरे धीरे जो अमीन खान जिनकी वापसी हुई है। मेरा तो ऐसा मानना है कि वो भले भारतीय जनता पार्टी में होंगे पर उनका मन जो है कांग्रेस में ही घूम रहा होगा। उनका तन वहाँ हो सकता है पर मन उनका कांग्रेस में ही होगा, ऐसा मेरे को लगता है। राजस्थान और देश भर में चर्चा और राजनीतिक रूप से सियासत हैं जो जोरों पर चल रही हैं। वोट चोरी का जो मामला है जो लगातार सुर्खियों में देखने को मिल रहा है, चर्चाओं में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व CWC सदस्य, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस मामले को लेकर कैसे देखते हैं। साथ ही मेवाड़, वागड़ और राजस्थान की राजनीति पर भी हम इनसे बात करेंगे। सर, पहले TV9 पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिस तरह से अभी देश भर में जिस मुद्दे को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जोरों से उठा रही है, वोट चोरी का मामला, उसको आप कैसे देखते हैं सर? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत एडवांस में बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हम काफ़ी हमारे साथियों से बातचीत करने का, रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। वोट चोरी का मामला पर हम बात करें तो राहुल गांधी जी ने बड़ी मेहनत करके 6 महीने तक पूरे परिश्रम करके और जिस तरह से बहुत हज़ारों पेपर्स खंगाल के और जिस तरह से सत्यता को सामने लाए हैं देश के सामने, ये हमारा बहुत ही लोकतंत्र को बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज जिस तरह से वोट चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लगातार आई है, कई प्रदेशों में, बल्कि मैं तो कहूँ कि केंद्र में भी वोट चोरी के माध्यम से प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है, तो हमारे सबके लिए चिंता का विषय ये है कि लोकतंत्र में वोट के माध्यम से, चाहे अमीर का वोट हो चाहे गरीब का वोट हो, सबकी वोटों की कीमत बराबर है और उस वोट के माध्यम से वो इस देश का भविष्य ही, लोकतंत्र का भविष्य, उसका खुद का भविष्य ढूंढता है। और उसमें अगर किसी तरह से चोरी होती है, आज जिस तरह से हो रही है, कर्नाटक में हुई है, चाहे दूसरी जगह हुई है, बिहार में जिस तरह से अभी चल रही है कार्रवाई, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में जैसे तैसे सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन को हथियार बना के और ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देश के जितने भी नागरिक हैं वो इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि इस तरह से धोखाधड़ी करके सत्ता पा रहे हैं लोग। तो निश्चित तौर पे सब सड़कों पे आना शुरू हो गए हैं। अब राजनीतिक लोग, राजनीति में काम करने वाले लोग, चाहे सांसद हों, 300 सांसद मिलके और प्रदर्शन किया है। अभी जयपुर में भी आज बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो निश्चित तौर पे पूरे देश में ये एक आज़ादी के लड़ाई जिस तरह से शुरू हुई थी, उसी तरह से आज़ादी के द्वारा मिले गए लोकतंत्र को बचाने के लिए भी ये जंग शुरू हो गई। जयपुर में आज बड़ा कार्यक्रम था सर, कई कांग्रेस नेता शामिल हुए थे, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट के अशोक गहलोत का मार्च में नहीं जाना भी चर्चाओं में बना रहा। क्या लगता है आपको, कहीं न कहीं एक उस तरह का मैसेज था क्या? नहीं, ऐसा तो क्या हो सकता है, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं हो या कोई कारण हो सकता है। भाई अशोक गहलोत जी मार्च में नहीं जावें, ऐसा कोई कारण लगता नहीं। बड़ा कार्यक्रम था, कहीं एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश की गई है क्या इसके माध्यम से? नहीं, निश्चित तौर पे आज यहाँ किसी तरह का विवाद का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सभी पार्टियों को साथ में लेके देश हित में, लोकतंत्र के हित में जिस तरह से अभियान चलाया है, तो निश्चित तौर पे संगठन के लोग हों, चाहे किसी पार्टी के लोग हों या आम मतदाता हों, इसमें जुड़ना आवश्यक है। तभी हमें हमारा न्याय मिलेगा, वोट का अधिकार जो है वो सुरक्षित रह पाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
अब धीरे धीरे कई जो नेता हैं जिनकी वापस कांग्रेस में वापसी हो रही है, अमीन खान जिनकी एक दिन पहले ही कांग्रेस में वापसी हुई है। निश्चित तौर पे देखो, कांग्रेस में जिसने बरसों तक काम किया है और अपनी जवानी कांग्रेस में दी है, कांग्रेस के काम में दी है, कांग्रेस के सिद्धांतों को सुरक्षित रखने में दी है, तो निश्चित तौर पे दूसरी जगह उसका मन लगना स्वाभाविक भी नहीं है और उसका दूसरी जगह समायोजन भी बहुत मुश्किल है। इसलिए वो निश्चित तौर पे पार्टी में आएंगे। कुछ क्षणों के लिए नाराज़गी हो सकती है या कोई भावुकता में आके कोई दूसरी पार्टी में चला गया है, तो निश्चित तौर पे उसका मन तो यहीं रहेगा और आएगा भी सही, और दूसरी जगह दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इसलिए वो निश्चित तौर पे एक एक करके आना शुरू है और ये चलती रहती है परंपरा। कई नेता जो वहाँ गए हैं, महेंद्रजीत मालविया, ज्योति मिर्धा सहित ऐसे कई बड़े नाम हैं जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए, और अब धीरे धीरे जो अमीन खान जिनकी वापसी हुई है। मेरा तो ऐसा मानना है कि वो भले भारतीय जनता पार्टी में होंगे पर उनका मन जो है कांग्रेस में ही घूम रहा होगा। उनका तन वहाँ हो सकता है पर मन उनका कांग्रेस में ही होगा, ऐसा मेरे को लगता है। जिस तरह से वोट चोरी के जो मामला है राजस्थान में देखने को मिला, जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जिन्होंने कहा है कि जयपुर ग्रामीण सहित ऐसे कई जो विधानसभा है जहां भी ऐसे मामले सामने आए, क्या लगता है आपको इस पर? निश्चित तौर पे कई सारे रिजल्ट तो ऐसे हैं जो आश्चर्य जैसे हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ किसी न किसी तरह से इस तरह के धोखाधड़ी जरूर हुई है। मेवाड़ वागड़ की बात करें तो यहाँ की राजनीति बड़ी चर्चा जिसकी रहती है, सलूमर की बात करें या फिर उदयपुर संभाग की बात करें, तो यहाँ पर सर कांग्रेस की वर्तमान में जो स्थितियाँ जो पहले उपचुनाव में देखने को मिली हो या फिर उस तरह से देखने को मिली हो, उसको आप कैसे देखते हैं और मजबूत करने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं? देखो, अभी हमारा प्रयास तो ये है कि सभी संगठन के जितने भी लोग हैं यूनाइटेड होके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा जो कार्यक्रम दिए जाएं वो निश्चित तौर पे सब मिल के पूरे करें और हम पार्टी के लिए निष्ठा के साथ काम करें, ऐसा हमारा प्रयास है। तो उसमें छोटे मोटे मतभेद जरूर हो सकते हैं पर पार्टी की कीमत पे नहीं हो सकते हैं, सिद्धांतों की कीमत पे नहीं हो सकते हैं। तो और वो निश्चित तौर पे एक समय ऐसा आता है जिसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म होकर पार्टी के लिए काम करना पड़ता है और करते हैं। अभी मेवाड़ की बात करें तो निश्चित तौर पे यहाँ कांग्रेस में कमज़ोरी आई है, पहले के बनिस्बत अब कमज़ोरी है और जहाँ जितनी सीटें आती थी पहले उतनी सीटें नहीं आ पाई हैं। परंतु अभी आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव के बाद असेसमेंट होगा निश्चित तौर पे कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हमें कितना काम करने की आवश्यकता है। वैसे तो हम अभी से ही सब सक्रिय होकर काम कर रहे हैं पर हम और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और यूनाइटेड होने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप कह रहे हैं कमज़ोर हुई है, सर कमज़ोर क्यों हुई है? क्योंकि एक समय में कांग्रेस मेवाड़ में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जिसने कहते हैं कि जिसने मेवाड़ वागड़ जीता उसने राजस्थान जीता, लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं और पहले की जो स्थितियां थी, ऐसा क्यों हुआ कि इस तरह की कांग्रेस की स्थितियां बन गई? तो पहले ये कहावत थी कि राजस्थान की सत्ता जो है वो वागड़ मेवाड़ होके जाती है, ऐसा कहते थे। तो बात भी सही थी। यहाँ इतनी करीब 34 में से 31 सीटें एक बार आई थी 98 में, तो निश्चित तौर पे वो बात सत्य भी थी। परंतु अब धीरे धीरे एक नई पार्टी जो पैदा हुई, बाप नाम की पार्टी, वो पार्टी हमें काफ़ी डैमेज कर गई और कांग्रेस के जो मूल वोट हैं, ट्राइबल वोट हैं, वो वोट डाइवर्ट हुए और उनको एक बड़ा आश्वासन दे दिया कि हमारी पार्टी आ जाएगी तो लोकल छोटे छोटे नौकरियों में लग जाएंगे, कम पढ़े लिखे भी नौकरी में लग जाएंगे, हमारा अलग राज्य बन जाएगा, हमारा अधिकार हो जाएगा, सारी फॉरेस्ट की ज़मीन हमारी हो जाएगी। इस तरह से जो प्रलोभन दिया तो इलिटरेट जो लोग थे या वो जो ज़्यादा अपेक्षित युवा पीढ़ी थी वो उधर ज़्यादा डाइवर्ट हुई
अब धीरे धीरे वापस उनको जब समझ में आ रही है कि हम कुछ भी करें सत्ता में तो आ नहीं सकते हैं, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ठगा रहे हैं। और जो लोग उनको गुमराह कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं और आर्थिक रूप से भी अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। राजनीतिक उनका उद्देश्य वो भी निश्चित तौर पे पूरा होता जा रहा है, पर धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और युवा साथियों में अभी जिस तरह से वो उबाल था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और आने वाले समय में हम सब मिलकर प्रयास करके हमारे ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसको हम थोड़े से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझेंगे भी सही। जहाँ तक हमारे खुद के संगठन में जो छोटा मोटा बिखराव आया था उसमें भी हम किसी तरह से एकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सारे प्रयास कामयाब होंगे तो हमारी पार्टी वापस मजबूत होगी मेवाड़ वागड़ में। आप और सहित कई मेवाड़ वागड़ के जो नेता हैं वह जो आप आला कमान है राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कई नेताओं से मुलाकात की थी। उसके बाद मेवाड़ और वागड़ में जो आप कांग्रेस की जो अंदर की जो राजनीति है वह गर्मा गई थी कि कई शिकायतें जो की गई थी, जो अपनी ओर से जो विचार थे वह रखे गए थे, लेकिन उसके बाद राजनीति गर्मा गई, बोलने का मौका नहीं दिया। जो आपके दूसरे जो गुट के लोग थे उनका कहना था कि ऐसा नहीं था। जो नाथद्वारा से जो सीपी जोशी हैं उनके नाम का भी जिक्र उस मामले में हुआ, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, आज पढ़ा लिखा ज़माना है, जो देखते हैं सुनते हैं वो उसका असेसमेंट खुद करते हैं। हमारे वर्कर जितने भी हैं, नेता आपस में कितना भी कलह पैदा करें या कितने भी कुछ भी चाल चलें, परंतु जो कार्यक्रम में उपस्थित लोग होते हैं वो उसका असेसमेंट करते हैं कि कितना कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो इसलिए हम हमारा मन राजी करने के लिए तो कुछ भी कह दें कि हमने भेदभाव नहीं किया वगैरह वगैरह जो भी है, परंतु जो महसूस करने वाले लोग कार्यकर्ता होते हैं ना, वो अपने आप अपने ज़बान पे ले आते हैं बात। तो वो इस तरह की बात चली थी निश्चित तौर पे। और जहाँ तक मेवाड़ वागड़ के कार्यकर्ता दिल्ली गए थे, उनका दो उद्देश्य थे। एक तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी था, तो कटसी के नाते उनको विश करने के लिए गए थे, शुभकामनाएं देने गए थे। और दूसरा, राजनीतिक चर्चा भी स्वाभाविक है, जब इतने बड़े नेताओं से मुलाकात होती है तो होती है और पार्टी के इंटरेस्ट में होती है, पार्टी के हित में होती है। तो सुझाव थे, उसमें कोई शिकायत वाली बात भी नहीं थी, पर उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरह से कर दिया। हमारे जिले स्तर के जो लीडर थे उन्होंने अपने आप अपने पे ले लिया जैसे वो कर रहे हों, जबकि कार्यक्रम पीसीसी का था, उनका तो कोई उसमें रोल था नहीं, परंतु उन्होंने अपने आप ले लिया। कोई तो कन्वीनर बन गया ना, कोई संचालन करने वाला बन गया ना, मतलब स्वतः ही। तो उस वजह से कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, परंतु वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी, सही स्थिति सामने आएगी तो सही हो जाएगा। दूसरा ये है कि राजस्थान की सरकार जिस तरह से हमारे इतिहास को ख़त्म करने जा रही है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं ट्राइबल सप्लान एरिया में, यहाँ 70% से ज़्यादा ट्राइबल रहते हैं पूरे संभाग में, 73% से ज़्यादा रहते हैं। इनकी आस्था जो है, और आस्था भी है और ऐतिहासिक बिंदु भी है। हमारे बेणेश्वर धाम है, वो हमारा प्रयाग है आदिवासियों का। मानगढ़ धाम है, वो हमारा आस्था का केंद्र है और उसको जलियांवाला बाग कहा गया है। तो निश्चित तौर पे वहाँ हज़ारों की तादाद में अंग्रेज़ों की गोलियों से जो आदिवासी शहीद हुए हैं, वो उनकी याद में जो स्मारक बना है वो ऐतिहासिक स्मारक है। दुर्भाग्य से वो उसको शहीद स्मारक का दर्जा नहीं दिया है, वो अलग बात है, परंतु वो है, शहीद स्थल है और उसको इतिहास के पन्नों पे लाया गया, वो कोई बुरा नहीं था। हमारा मानगढ़ धाम के अलावा बेणेश्वर धाम है,
उसको भी इतिहास के पन्नों पे लाना चाहिए। आदिवासियों का प्रयाग है वो। आदिवासी आज गंगा जी नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतना पैसा खर्च करके वहाँ अस्थियाँ विसर्जित कराने नहीं जा सकते हैं, तो वो बेणेश्वर जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ अस्थियाँ विसर्जित करते हैं। इसी तरह से कालीबाई हमारी गौरव रही है और शिक्षा के लिए कालीबाई ने अपनी जान दी, बलिदानी दी और उस कालीबाई का पाठ इतिहास के पन्नों से गायब करना हमारे बच्चों की शिक्षा के कोर्स में वो कालीबाई का पाठ था, मानगढ़ धाम का पाठ था, वो इस सरकार ने हटा दिया है। तो ये हमारे युवा पीढ़ी भी हो, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे उभरते हुए युवा हैं, उन सब में एक आक्रोश है कि हमारे आदिवासियों का जो इतिहास है उसको धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ख़त्म करने जा रही है, नष्ट करने जा रही है। तो हम अभी देख रहे हैं कि सीधी तरह से आवाज़ जाने के बाद ठीक कर देते हैं, ठीक, नहीं तो बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में बड़ा आंदोलन होगा और इस इतिहास में वापस इस पाठ को विषय में को जोड़ा जाएगा। ऐसा जो जोड़ने के लिए हम दबाव बनाएंगे, ऐसा हमारा कहना है। कई बार इतिहास की बात करें तो कई बार इतिहास को लेकर राजस्थान में विवाद देखने को मिला है। कुछ दिन पहले जो इतिहास की जो राजस्थान में जो किताबें थी उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ज़्यादा कांग्रेस सरकार और जो कांग्रेस के जो नेता रहे हैं उनका जिक्र था, इस कारण उन किताबों को बंद करने की बात की। दूसरा, मराठा को लेकर जो राजस्थान में जो विवाद देखने को मिल रहा है, जो मराठा साम्राज्य जो एनसीईआरटी की किताबों में बताया गया है। और तीसरा जो एक विवाद अब और आया है कि कालीबाई जो आप बता रहे थे, इसको आप कोई देखते हैं? शिक्षा मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इतिहास का ज्ञान होना ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। नहीं, शिक्षा मंत्री एक्चुअल में इस सरकार में जो शिक्षा मंत्री बनाया है वो शिक्षा मंत्री के काबिल है ही नहीं। वो बिल्कुल अल्हड़ टाइप का आदमी है और वो बेजुबान, मतलब क्या कहना चाहिए, अल्हड़ एक तरह से जो अजड़ आदमी होता है, जो बिना विवेक से, बिना सोचे समझे कुछ भी निर्णय ले ले, कुछ भी बोल ले, ऐसा व्यक्ति है ये। इसलिए मुख्यमंत्री में अगर थोड़ा भी सोच है तो तत्काल उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए शिक्षा मंत्री से। ऐसे विवादित काम वो कर रहा है जिसका बदनामी सरकार की नहीं अपितु पूरे प्रदेश की हो रही है। छत गिर गई बच्चों के, बच्चे आदिवासी बच्चे मर गए, वहाँ शिक्षा मंत्री स्वागत करा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो संवेदना व्यक्त करनी चाहिए उसके बजाय वो माला पहन रहे हैं। तो किसी भी तरह से उनमें कोई विवेक की बात है ही नहीं। दूसरा, कालीबाई शिक्षा की हमारी एक आदर्श है। कालीबाई उस ज़माने, अंग्रेज़ों के ज़माने में शिक्षा के लिए अपने गुरुजी को बचाने के लिए वो शहीद हुई है, गोली लगी, मर गई। तो उस पाठ को हटा देना ये विवेकहीन बात है। मानगढ़ धाम जो जलियांवाला बाग, दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है, उसको, उसका पाठ हटा देना विषय से, तो ये निश्चित तौर पे विवेकहीन बात है। और शिक्षा मंत्री में थोड़ी बहुत समझ होती तो इस विषय को सीरियस लेके और इसको ठीक कर सकते थे, परंतु उनमें कोई संवेदना है ही नहीं, इसलिए वो कुछ करें ऐसा हमको ज़्यादा उम्मीद है ही नहीं। और पर हम इस हमारे ऐतिहासिक धरोहर को समाप्त नहीं होने देंगे। भजनलाल सरकार को राजस्थान में 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, कैसा देखते हैं सर आप इसको? भजनलाल जी की सरकार एक, मैं यूँ कहूँ कि मुख्यमंत्री एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री है, क्योंकि मुख्यमंत्री में बिल्कुल ये कोई समझ है ही भी नहीं बोलने की भी कि किस तरह से क्या भाषा का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, मुझे कोई तिरंगे यात्रा में कोई किसी को ऐतराज़ हो ही नहीं सकता है, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लोग तो तिरंगे के कारण तो
शहीद हुए हैं आज़ादी के लिए, तो उनको तो विरोध हो ही नहीं सकता है। परंतु जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में है, उसका अपमान जिस तरह से देख रहे हैं, वो विवेकहीन बात है उनकी। सरकार के यूँ पार्टी का एक प्रोजेक्ट बना दिया, एक पार्टी का अभियान सा बना दिया कि हम कर रहे हैं। जबकि आज मैं आ रहा था, आज की बात कर रहा हूँ, आज 13 तारीख है, आज की ही मैं इटाली खेड़ा से आ रहा था, बीच में रास्ते में कोई औरतें झंडे लगा रही थी। वो मुझे ऐसा लग रहा था वो आंगनवाड़ी की महिलाएं थी जिनको प्रेशराइज करके वो जैसे झंडा लगवा रहे। कोई झंडा थंबे पे लगा हुआ है, बिजली के थंबे पे, वो भी आड़ा है, कोई पेड़ पे लग रहा है, कोई कांटों में लग रहा है, कोई झुका हुआ है। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान कर रहे हैं, ये इनको राष्ट्रीय ध्वज से कोई लेना देना है नहीं। कई 100 वर्षों तक तो इन्होंने इनके नागपुर कार्यालय पे झंडे भी नहीं फहराए ये तिरंगा। अब ये जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रोटोकॉल है, उसको तोड़ रहे हैं। अब थोड़े दिन बाद वो कचरे में जाएगा, गंदगी में गिरेगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, कोई संभालने वाला नहीं। तो ये जो प्रोटोकॉल ध्वज का प्रोटोकॉल है वो ख़त्म भी कर रहे हैं। दूसरा, एक सब सेंटर ऐसा देखा मैंने जहाँ पे ये कर्मचारी, टेम्परेरी कर्मचारी, रोज़ मानदेय वाले टीबी के वो पैकेट बना रहे थे वितरण के लिए। वो ये कह रहे थे कि ये हम व्यक्तिगत हमारे जेब से, ऊपर से आदेश ये है कि आप चंदा करके कर्मचारी आपस में और इसका खर्चा वहन करो। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपने जेब से सरकारी काम कर रहा है, तो ये सरकार की साफ कमज़ोरी दिखती है कि ना कोई मैनेजमेंट है, पेंशन बंद हो रही है, नरेगा के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, साल भर हो गए, और मतलब कोई मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। तो इसलिए स्कूलों के हालत ख़राब हो रही है, जर्जर हो रही बिल्डिंगें, उस पर कोई मेंटेनेंस के लिए बजट दिया नहीं जा रहा है। आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यात्रा के लिए जो कार्यक्रम चालू किया है, वो पंचायत समिति वालों को कह दिया गया है कि आप अपने जेब से करिए। तो ये जो बिना मैनेजमेंट के जो काम चल रहा है, तो सरकार एक तरह से कठपुतली कहें या बिना विवेक से काम कर रहे हैं, और बिना मैनेजमेंट के, बिना टारगेट के, बिना विवेक के काम चल रहा है। तो ये ज़्यादा दिन चले ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। एक नरेश मीणा करके हैं जो कांग्रेस में थे, उन्होंने एक बयान दिया कि मेवाड़ और वागड़ में भारत आदिवासी पार्टी इस कारण बनी कि रघुवीर मीणा, दिनेश कोडनिया से ऐसे नेता थे जिन्होंने युवाओं को आगे नहीं आने दिया, इस कारण जो वहाँ से इस दूसरी पार्टी बनी। नहीं, नरेश मीणा का रघुवीर मीणा के प्रति ऐसे कोई सोच हो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि नरेश मीणा को मैं जानता भी हूँ। जब वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे उसमें मेरे को भी अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। रघुवीर मीणा का जो उनके मन में सम्मान था वो कम हो ऐसा मेरे को लगता नहीं है। मैंने ये ज़रूर सुना था उनका कि व्हाट्सएप पे कोई वीडियो था, उसमें उन्होंने ये कहा था दिनेश कोडनिया एक वैश्य समाज से आते हैं और टिकटों को बेचते हैं, और उन्होंने पूरे कांग्रेस के तहस नहस कर रखा, ये सुना था। पर रघुवीर मीणा का नाम मैंने कहीं सुना नहीं था। हो सकता है तो कहीं आवेश में जब वेब में बोल गया हो। पर रघुवीर मीणा के बारे में नरेश मीणा कोई ऐसे शब्दों का उपयोग करे ऐसा मुझे तो लगता नहीं है, पर कर दिया हो तो हो सकता है वो आवेश में कर दिया हो, कहीं जल्दबाजी में बोल गया हो। बाकी रघुवीर मीणा के लिए तो नरेश मीणा सम्मान ही करेगा, अपमान तो नहीं कर सकता है। एक सर अंतिम सवाल करूँगा, तो मेवाड़ वागड़ की कांग्रेस को आगे मजबूत करने के लिए क्या करें, क्योंकि गुटबाजी हैं जो कम नहीं हो रही है,
जो जिला अध्यक्ष हैं वह अभी भी कह रहे हैं कि आपके टिकट को लेकर जो चर्चा थी कि टिकट कटवा दिया, उनका कहना था कि टिकट तो आला कमान ने दिया, हमने नहीं दिया। और ये गुटबाजी कब कब खत्म होगी और कैसे कांग्रेस फिर से आगे बढ़ेगी? देखो, जब आप मेरे से सत्यता खुलवा ही रहे हो, तो चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद जब मैं दिल्ली गया था तो वेणुगोपाल जी से मेरी मुलाकात हुई थी। तो वेणुगोपाल जी ने सीधा मेरे से यही सवाल किया कि मीणा जी, आपने चुनाव लड़ने से मना कर दिया? तो मैंने उनसे ये कहा कि अच्छा, आपको ये कहा गया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, एक। दूसरा, मैंने उनसे ये कहा कि जिन लोगों ने टिकट दिलाई है उपचुनाव में, जिस व्यक्ति को या जिस महिला को जो 5 साल पहले 5 साल पहले पार्टी खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उनसे इतना सवाल तो करिए कि जमानत जब्त क्यों हुई, आपने सिफारिश किस आधार पे की? और उन्होंने ये कहा, वेणुगोपाल जी ने, कि उपचुनाव में स्टेट के लीडर ही टिकट डिसाइड करते हैं, हमसे तो खाली एक कर्सी के नाते अप्रूवल लेते हैं कि भाई हमने ये नाम डिसाइड कर लिया और हम ओके करते हैं। हमारी तरफ से कोई उसमें न तो सीईसी बैठती है, न कोई डिसीजन होता है। तो इसलिए स्टेट के लीडर ही उपचुनाव में टिकट फाइनल करते हैं। तो स्टेट का ही मामला था, स्टेट वालों ने तय किया। तो स्टेट वालों ने पता नहीं क्या सोच के मेरा टिकट काट के और दिया। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारे इस विधानसभा सीट से जमानत जब्त हुई है, कभी भी नहीं हुई थी, पहली बार हुई। और मात्र 26,000 के आसपास वोट पार्टी को मिले हैं। तो ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो लोग अगर मन में किसी को काटने और किसी को बढ़ाने का विचार रखते हैं, तो उनको चाहिए पार्टी का हित सबसे पहले ऊपर रखना चाहिए। सही रिपोर्ट आला कमान को नहीं भेजी, मतलब कहने का ये है कि आपसे नहीं पूछा गया और उधर कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो यहाँ से सही रिपोर्ट आला कमान को नहीं भेजी गई। नहीं, कहा ना, वेणुगोपाल जी ने कहा ना कि मीणा जी आप चुनाव लड़ने के लिए रिफ्यूज़ कर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऊपर ये कहा गया है, किसने कहा ये तो नहीं कह सकता अपन, ये कहा गया कि रघुवीर मीणा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ये ऊपर कहा गया है। तो उन्होंने तभी तो सवाल किया मेरे से कि आप चुनाव लड़ने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। तो सवाल तो उनका तो था। हमने कहा पार्टी चलाने में हम पूरे जी जान लगाते हैं, पार्टी को ज़िंदा रखने में हम मेहनत करते हैं, और चुनाव लड़ने के लिए ना कह देंगे हम, और इससे आगे क्या कहते हैं हम। तो ये थे रघुवीर मीणा जी, जिनसे हमने बात की देश प्रदेश की और मेवाड़ वागड़ की जो तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं, क्यों कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर हुई, और साथ ही आगे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या देश में हलचल हैं, वोट चोरी को लेकर इन्होंने अपना पक्ष हैं जो उन्होंने अपनी बात है वो रखी है। TV9 के लिए राजेश डांगी।